हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस इजी में। और आज हम बात करेंगे मेगा सीरीज की। हम लोग बात करेंगे मेगा सीरीज की, जिसमें टोटल 281 प्रश्न होंगे और इससे बाहर हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री में नहीं आएगा। ठीक है, ये मेगा सीरीज होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदारो जो है, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्वविद या भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जॉन कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो आज का मेगा सीरीज है, मतलब जिसमें हम लोग 281 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इससे बाहर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो 2022 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधुवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा लोहा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, उनको लोहा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। भारत में किसने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। इसका सही आंसर होगा हिंद यूनानी ने। किसने? इंडो ग्रीक हिंद यूनानी ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आज का कि शक संवत का आरंभ किसने किया। शक संवत का आरंभ किसने किया, तो सही आंसर होगा कनिष्क ने किया। शक संवत का आरंभ किसने किया, तो कनिष्क ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मृगकटिकम की रचनाकार कौन है या मृगकटिकम के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा शूद्रक। मृगकटिकम के लेखक कौन? शूद्रक। ठीक है, मृगकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी ये सातवाहनों में सबसे महान शासक था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अकबरनामा की रचना किसने की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अकबरनामा की रचना किसने की। अबुल फजल IBN मुबारक रोट अकबरनामा। इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। अकबरनामा की रचना जो है किसने की? अबुल फजल ने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का जो वित्त मंत्री था वो कौन था, तो आंसर है टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची ना। मुगल कालीन जो चित्रकला था वो किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी। इसका सही आंसर होगा जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला जो था वो जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नूरजहां। क्या होगा? नूरजहां। जो लाडली बेगम थी वो नूरजहां की पुत्री थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया।
दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? इसका जो सही आंसर होगा जहां आरा ने। किसने करवाया? जहां आरा ने। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। चलिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सही आंसर है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है। क्या होगा? बहादुर शाह जफर। ये भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो सही आंसर होगा, क्या होगा? मंदिरों का प्रवेश द्वार। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिरों का प्रवेश द्वार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो वाराणसी, ठीक है। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाराणसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? इसका सही आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? इसका सही आंसर होगा हैंसांग को। ये एक चीनी यात्री था जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, हैंसांग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो था वो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आंसर होगा जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवध के साथ बिलेजली ने सहायक संधि कब किया? अवध के साथ बिलेजली ने सहायक संधि कब किया? तो इसका जो सही आंसर होगा 1801 में। कब किया? 1801 में, ठीक है। अवध के साथ जो है बिलेजली ने सहायक संधि कब किया? 1801 में। चलिए 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1857 का जो सिपाही विद्रोह है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से होगा, ठीक है। 1857 की जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई को मेरठ से ही हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार की बात हो रही है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी तो बिहार में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। 1857 में बिहार में विद्रोहियों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला है कि पलासी किस राज्य में स्थित है? पलासी किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बंगाल में, ठीक है। पलासी जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसके हिसाब से 1773 होगा। क्या होगा? 1773 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली कब लाया गया? जो भारत की राजधानी था वो पहले था कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली कब लाया गया? तो सही आंसर 1911 में। कब लाया गया था? 1911 में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया था? जो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? तो शुरू हम बात करें तो 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी और 1881 से भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हो गया। ठीक है, चलिए अगला, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था, या बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरत फूट कब हुआ? सूरत फूट कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1907 में। सूरत फूट कब हुआ? 1907 में हुआ है। ठीक है, चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1920। इसके हिसाब से 1920 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1940 में ना। अलग मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कब की थी? 1940 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी या किस युग की थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा ही था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य काल में राष्ट्रीय कृषि का प्रधान कौन होता था? मौर्य काल में राष्ट्रीय कृषि का प्रधान कौन था? तो था सीता अध्यक्ष। क्या था? सीता अध्यक्ष। मौर्य काल में राजकीय कृषि का जो प्रधान था वो था सीता अध्यक्ष। कौन था? सीता अध्यक्ष। चलिए अगला है, सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? तो वो हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? तो है महाभारत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? जो मनुस्मृति है जिसके रचनाकार मनु हैं उसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार का? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद।
वेद 4 हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि ऋग्वैदिक कार्यों के प्रमुख देवता, सर प्रमुख देवता कौन थे? तो वो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। ऋग्वैदिक कार्यों के प्रमुख जो देवता थे वो क्या थे, कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जो तंबाकू का सेवन है वो सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर ने किया था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, अगला है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया? तो वो जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था ना। अकबर ने सबसे पहली बार सेवन किया और जहांगीर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। और फतेहपुर सिकरीम जो है ना सलीम चिश्ती का दरगाह है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ठीक है, अगला है स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का जो सर्वाधिक विकास है वो किसके समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां के समय में। किसके समय में? शाहजहां के समय में हुआ था। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो होगा औरंगजेब को। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है आलमगीर के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? कौन सा विदेशी यात्री जो था वो घोड़े का व्यापारी था? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी, ये द और ब दोनों, अफनासी निक्तन और फरनाओ नुनीज। अफनासी निक्तन और फरनाओ नुनीज जो था वो घोड़े का व्यापारी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इस इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला है अलवर्णी किसके साथ भारत आया? अलवर्णी जो था वो किसके साथ भारत आया? इसका सही आंसर होगा महमूद गजनी। किसके साथ आया? महमूद गजनी के साथ भारत आया था अलवर्णी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ठीक है, किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा इब्न बतूता। क्या होगा? इब्न बतूता। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? निम्न में से महिला रहस्यवादी संत जो
थी वो कौन थी? तो इसका सही आंसर है रबिया। क्या नाम है? रबिया। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो ये होगा रबिया। ठीक है, चलिए। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा चिश्ती सिलसिला। किस सिलसिले से? चिश्ती। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1857। कब हुआ था? 1857। मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? वो 1857 में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? भारत में जो है हड़प नीति का जो जनक है वो किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो ये लॉर्ड डलहौजी। भारत में हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अधिक हुई थी। चलिए अगला है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या जो मरो है वो महात्मा गांधी ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था कि करो या मरो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 12 मार्च 1930 को, जिसको हम लोग दांडी यात्रा भी कहते हैं। तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी ने ही किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने ही किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक का शासनकाल क्या है? अशोक का शासनकाल क्या है? तो इसका सही आंसर है 269 से 232 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? तो 1837 में। अशोक का जो अभिलेख है वो सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो ये थे विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त थे मुद्रा राक्षस के लेखक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो ये चंपा थी। चलिए, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त का जो लेख है वो किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़िए। चलिए, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो ये था गुप्त वंश का। किस वंश का? गुप्त वंश का। जो समुद्रगुप्त था, जो भारत का नेपोलियन भी कहते थे, वो गुप्त वंश का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? तो वो स्तूप है। बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? तो स्तूप। ठीक है, चलिए लिख चलते हैं, हमको भी बहुत लंबा रूट पर जाना है।
ठीक है, चलिए। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जगह महाभारत। रज्मनामा के नाम से जो है ना वो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अकबर के अनुरोध पर। किसके अनुरोध पर? अकबर। गुलबदन बेगम ने अकबर के अनुरोध पर हुमायूंनामा लिखा। ठीक है, चलिए। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य जो था जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे उसकी स्थापना 1336 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1336 में हुई थी। ठीक है, अगला है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो महानतम शासक था वो कौन था? तो वो था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम शासक था वो कृष्णदेव राय था। ठीक है, चलिए अगला है कि अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? ठीक है, तो आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? तो अकबर। आईने अकबरी में किसका वर्णन है? अकबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो ये बेवरीज भी थे, जेरंट भी थे, ब्लैकमैन भी थे। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इबन बतूता किस देश का यात्री था? तो इबन बतूता जो यात्री था वो था मोरक्को का। इबन बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। किस देश का था? मोरक्को का यात्री था। ठीक है, अगला है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता था? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ठीक है मध्ययुगीन मार्को पोलो को ही कहा जाता था मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। अगला हुमायूं के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? हुमायूं के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री जो है वो भारत आया था? तो इसका आंसर चलिए, तो वो इबन बतूता आया था, लेकिन इसका जो सही आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हुमायूं के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तुझो के जहांगीरी की रचना किसने की? तुझ के जहांगीरी की रचना जो है वो किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जहांगीर ने। किसने की थे? जहांगीर। ठीक है, तुझ के जहांगीरी की रचना जहांगीर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अकबर का वजीर कौन था? अकबर का जो वजीर था वो कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरम खां। कौन था? बैरम खां। अकबर का वजीर कौन था? वो बैरम खां था। अगला क्वेश्चन है कि कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में। कब? 1793 में कार्नवालिस कोड जो है वो 1793 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा
जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बंगाल में। कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में। जमींदारी प्रथा कहाँ हुआ था? बंगाल में सबसे पहले लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय जो है ना वो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए देखिए, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए, बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? तो ये इसके अनुसार जो है रॉबर्ट क्लाइव हो गए। क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है, अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए किया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो नमक कानून तोड़ने के लिए। जो दांडी यात्रा हुआ था ना, साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी तक का सफ़र जो है वो किस लिए हुआ था? तो इसका एक ही कारण था कि नमक बनाना है और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या करना है? नमक कानून को तोड़ना है। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा किया था। ठीक है, चलिए, इसको सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। चलिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो जब गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया, तो 1931 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला है, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? ये मंगल पांडे ने दिया था कि मारो फिरंगी को। ठीक है, किसने कहा था? मंगल पांडे। ठीक है, चलो, अब है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो था वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या? 1000 से 600 है ना। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है आर्य थे। कौन थे? आर्य। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आर्य थे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन कहलाता है। अरे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक का अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, चलिए, अगला है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन कहाँ का शासक था?
जिसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कन्नौज। कहाँ का था? कन्नौज का। हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। चलिए अगला है कि अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? तो ये 712 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 712 ईस्वी में अरब ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है। चलिए अगला है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या है? थोड़े वैदिक काल की बात करते हैं, उसको दो भाग में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक 1500 से 1000, उत्तर वैदिक 1000 से 600। तो यहाँ प्रारंभिक बात हो रही है तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने किस साल दीन ए इलाही धर्म, अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। तो अकबर ने 1581-82 में दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। ठीक है। अगला है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था, तैमूर लंग का 5वां। चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुलवदन बेगम कौन थी? गुलवदन बेगम जो थी वो कौन थी? तो इसका आंसर है लेखिका थी। क्या थी? लेखिका। गुलवदन बेगम लेखिका थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कौन था? तो इसका आंसर है कामरान अस्करी हिंदाल, और उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और आगे चलते हैं हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या है? कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो क्या है? जिसका जो सही आंसर होगा वो 1509 से 1529, 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय का शासनकाल है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? निकोलो जो कोंटी है वो किस देश का यात्री था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इटली। कहाँ का? इटली का था। निकोलो कोंटी किस देश का था? इटालियन था, इटली का था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महिला संत थी? मीरा भी थी, अंडाल भी थी और कराइकल भी थी। तो उपरोक्त में से सभी महिला संत ये सब हो जाएगा। ठीक है। चलिए रामानंद के शिष्य कौन थे? अगला क्वेश्चन क्या है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए इसमें रैदास भी हो जाएंगे, कबीर भी हो जाएंगे, पीपा भी हो जाएंगे। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है। तो रामानंद के शिष्य उपरोक्त में से सभी। चलिए कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? ठीक है। तो ये मीरा। कौन मानती थी? मीरा मानती थी। चलिए अगला है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह है सिद्धू और इसका भाई कान्हो। सिद्धू और कान्हो ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से कब हटाया गया था? अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से कब हटाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1856 को। कब हटाया गया था? 1856 को गद्दी से हटा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में 1857 का जो नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था ना? तो 1757 में प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है चलिए। और 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? भारत में औपचारिक जनगणना मतलब नियमित जनगणना जो है ना वो 1881 से प्रारंभ हुई थी, जो अभी तक ये चलती रही है। लेकिन पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर जो है ना पहली बार 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित की बात करें तो 1881 में। ठीक है। अगला है कि चौरी चौरा घटना जो है कब घटी थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, वहीं पर ये कांड हुआ था और 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो सलीमुल्लाह और आगा खान ने किया था ना। तो खां बंधु हम लोग मार सकते हैं यहाँ पर, ये सलीमुल्लाह और आगा खान ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब किया था? चलिए इसका जो है ना मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब किया था? तो इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार कब बनी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 26 या 30 जुलाई। क्या होगा इसमें? चलिए आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? तो 1837 में अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। ठीक है। अगला है बिंदुसार किस वंश का शासक था? भाषा के यहाँ पर लिखा गया है लेकिन ये होगा शासक जो होगा ना। बिंदुसार जो था वो किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। ठीक है। तो ये मौर्य वंश का था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में
कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं। अगला है 120 नंबर क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी से पूर्व कितने महाजनपदों की चर्चा है? 16 महाजनपद। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। ठीक है, चलिए। भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब हुआ था? तो हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ था वो 1921 में हुआ था, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा ये 1921 में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी राजगीर या राजगृह या फिर गृह ब्रज। ठीक है, चलिए। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसके हिसाब से 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो आंसर होगा मकदूनिया का। कहाँ का? मकदूनिया। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। 125 तक आज ही करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम 126 से स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया। ठीक है, पार्ट 1 हो गया ये आपका कंप्लीटली, और पार्ट 2 में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को डाल दें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, और इससे बाहर से कहीं नहीं क्वेश्चन आएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिए। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।